सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड टेस्ट आपका होने वाला है, उस सेकंड टेस्ट में अनिवार्य हिंदी के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके साथ उत्तर रहेंगे। अगर आप इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका टेस्ट निश्चित ही बहुत ही अच्छा जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ये 3 चैप्टर जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम यहाँ देखने वाले हैं। चैप्टर 4 है रघुवीर साई कैमरे में बंद अपाहिज। चैप्टर 5 ये आपको पता है कि मुक्तिबोध वाला पार्ट हट गया है, तो ये नई किताब के अकॉर्डिंग चैप्टर हैं। तो उषा वाला शमशेर बहादुर सिंह का और पार्ट 6 निराला जी का बादल राग, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहले पार्ट 4 रघुवीर साई कैमरे में बंद अपाहिज, एक पंक्ति में उत्तर दो। ये वाले प्रश्न हम पहले देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए कि रघुवीर साई किस तार सप्तक के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसके प्रमुख कवि हैं रघुवीर साई। इनकी रचनाएं इसी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, रघुवीर साई के कोई 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ मैंने 4 दिए हैं, आप कोई भी 2 याद कर लें। सीढ़ियों में धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। तीसरा प्रश्न देखिए कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साई के किस काव्य संग्रह से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। और कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया। चौथा क्वेश्चन, इस कविता में जो दूरदर्शन यानी मीडिया है उस पर जो दिखाए जाने वाले कार्यक्रम है उसमें निहित क्रूरता और शोषण को उजागर किया गया है। और 5वां प्रश्न भी देख लीजिए, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में शक्तिवान किसे कहा गया है। दूरदर्शन के संचालक और मीडिया वालों को शक्तिवान कहा गया है। आगे देखिए, हमें दोनों को एक साथ रुलाने हैं। यहाँ दोनों से क्या आशय है। तो दूरदर्शन के दर्शक और अपाहिज व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाने से जो दूरदर्शन वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनको लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। दूरदर्शन 7वां प्रश्न देखिए, दूरदर्शन द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति को दर्शकों के सामने क्यों प्रस्तुत किया। तो क्योंकि मीडिया वाले अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को प्रकट कर दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे उसकी संवेदना का व्यापार कर चैनल का मुनाफा चाहते हैं। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो सहानुभूति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मुनाफा चाहते हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो इसी चैप्टर के लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने क्या व्यंग्य किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। यानी जो मुनाफा है, व्यवसाय में हमेशा लाभ ही देखा जाता है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन संचालक अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं, इसलिए वे अपंग की पीड़ा को कम करने के बजाय अधिक करके दिखाते हैं ताकि करुणा को नकदी कैश में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग मानवीय संवेदना और करुणा का सौदा व्यापार करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी जो है रोने लग जाएं ताकि उनकी सहानुभूति अर्जित हो सके। और टीआरपी के लिए ये लोग कई बार सीमा लांघ जाते हैं, जैसा यहाँ इन्होंने लांघ ली थी। दूसरा प्रश्न, ये अवसर खो देंगे पंक्ति से क्या आशय है। तो ये अवसर से आशय टीआरपी बढ़ाने का अवसर है, दर्शकों की सहानुभूति अर्जित करने का अवसर है। प्रश्नकर्ता विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए ताकि दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त हो सके।
दर्शकों की सहानुभूति मिलने से मीडिया को आर्थिक लाभ होगा, इसलिए दूरदर्शन वाले ये अवसर खोना नहीं चाहते। ये पंक्ति मीडिया की कार्यशैली और व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। अगला प्रश्न देखिए कि हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की तानाशाही का पता चलता है। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की भी करुणा को बेच सकते हैं, यानी किसी की भी संवेदना, करुणा, पीड़ा को बेच सकते हैं। टीवी पर कार्यक्रम संचालकों की मर्जी से होता है। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी घबरा जाता है। अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने लगता है। ये सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी बेबस व्यक्ति की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा लेते हैं। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल उद्देश्य क्या है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साय के लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को उजागर किया है। वे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शारीरिक विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर दर्शकों की संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों के अंदर करुणा का भाव जग सके। इसी से उनका उद्देश्य पूरा होगा। होना तो ये चाहिए कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा को देखकर दर्शक संवेदनशील बने, परंतु आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। मतलब जो उस विकलांग व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी संवेदनहीन हो जाते हैं, यानी तरह तरह के प्रश्न पूछ करके उसकी पीड़ा को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। यह कविता हर उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। करुणा को नकदी में बदलने के लिए वे अपंग की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह दिखाते हैं कि लोगों की सहानुभूति व सहायता उन्हें मिल सके। रघुवीर साय ने समाज की विडंबना को अपनी कविता में स्थान दिया है। अगला निबंधात्मक प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता, यानी सामने से देखने पर अपने को लगता है कि करुणा का भाव है, लेकिन वास्तव में वो क्रूरता का भाव है। ऐसा लगता है कि दिखाया तो उस अपंग व्यक्ति की संवेदनशीलता को दिखाया जा रहा था कि लोगों में संवेदना का भाव जगे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो टीवी संचालक है, मीडिया वाले हैं, उनका लोभ छिपा हुआ है और उस लोभ के लिए वो क्रूरता की हद पार कर देते हैं। दूरदर्शन पर प्रस्तुत सामाजिक कार्यक्रम ऊपर से करुणा का भाव दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है, पैसा कमाना। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती है, साथ ही उन लोगों की बनावटी करुणा का भी वर्णन करती है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा व्यापार करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। यह उस अपाहिज के साथ भावनात्मक अत्याचार है। यह करुणा नहीं, करुणा का पाखंड है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। वे एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उन्हें अपंगी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह से ये कविता बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने के दिखावे को करते हैं और दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। इसके बाद देखिए 5वां चैप्टर है शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले एक पंक्ति में उत्तर दो प्रश्न देख लेते हैं। उषा कविता में किसका वर्णन है। उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह के कोई दो काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो
4 काव्य संग्रह यहाँ मैंने दिए हैं, कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं और बात बोलेगी, काल तुझसे ओढ़ है मेरी, ये भी इन्हीं की है। आगे के 2 प्रश्न और देख लेते हैं। उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है तब उषा का जादू टूट जाता है। भोर के नभ को किसके समान बताया है? भोर के नभ को नीले शंख की तरह पवित्र और राख से लिपे चौके के समान बताया है। पांचवा और छठा प्रश्न देखिए, कवि ने भोर के आसमान की तुलना किस किस से की है? तो कवि ने भोर के आसमान की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से, केसर से धुली काली सिल से, लाल घड़िया चौक मली हुई स्लेट से और नीले शंख से। और इसी तरह कवि ने उषा कविता में किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली काली सिल, लाल घड़िया चौक मली हुई स्लेट, नीला शंख जैसा भोर का आकाश और नीले जल में झिलमिल करती किसी की गौर देह है। ये इन बिंबों का प्रयोग किया। उषा कविता में सबसे ज्यादा बिंबों का ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए लघुतरात्मक प्रश्न, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, इस पंक्ति को समझाना है। जैसे कोई नीला जल है और उसमें से कोई नायिका, कोई सुंदर स्त्री अपने गोरे गोरे शरीर को उसमें डुबकी लगा करके जैसे वो बाहर निकलती है, एकदम से हिलती हुई दिखती है, ऐसा भाव है यहाँ। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में उपमान प्राकृतिक दृश्य के अनुरूप ही चुने। इस शब्द चित्र बिंब द्वारा कवि ने प्रातःकालीन आकाश के दृश्य को साकार करना चाहा है। सूर्योदय से पहले आकाश में कुछ समय के लिए पीला प्रकाश उदित होता है। नीला आकाश नीला जल है और पीला प्रकाश युक्त सूर्य जल में झिलमिलाती किसी गोरी रमणी की देह है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में निरंतर होते दृश्य परिवर्तन को कवि ने हिलती शब्द द्वारा प्रकट किया। एक जगह स्थिर नहीं है, परिवर्तित है वो, और परिवर्तन लगातार है। कवि ने भोर के आसमान की तुलना किस किस से की है? कौन कौन से बिंब है? तो देखिए, राख से लिपा हुआ गीला चौक, केसर से धुली काली सिल, लाल खड़िया चाक मली हुई स्लेट, नीला शंख जैसा भोर का आकाश और नीले जल में झिलमिल करते किसी की गौर देह। ये उपमान कह दो, इनको बिंब कह दो। किस किस से तुलना की? तीसरा प्रश्न देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र है? इस प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। उत्तर यही होगा, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात अच्छी तरह से कही जा सकती है। भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली हुई काली सील, लाल घड़िया चौक मली हुई स्लेट आदि उपमान प्रयुक्त हुए हैं। राख से लिपा चौका रसोई घर तथा काले रंग की सील मसाला पीसने का जो पत्थर होता है, हमाम दस्ता या जो सिलबट्टा होता है, सलाड़ी कहते हैं अपन। ग्रामीण जीवन से लिए गए उपमान है। शहरी जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। स्लेट पर चाक से गांव के बच्चे ही लिखते हैं, शहर के बच्चे नहीं लिखते हैं। किसी गोर झिलमिल देह का उपमान भी ग्रामीण परिवेश का ही है। इस कारण भोर का ये चित्र ग्राम जीवन से जुड़ा हुआ है तथा गतिशील है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए कि भोर के नभ को नीला शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका जैसा और लाल केसर से धुली काली सिल जैसा क्यों बताया गया है? या उषा कविता का सारांश क्या होगा? तो उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता में प्रातःकालीन प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया गया। नए बिंब है, नए प्रतीक है, नए उपमान है और इससे कविता जीवंत हो उठी है। सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के शंख की तरह दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो तथा वह चौका नमी के कारण अभी गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है और उसकी लाली फैलती है तो ऐसे प्रतीत होने लगता है कि जैसे केसर से युक्त काली सिल चट्टान को किसी ने धो दिया है या उस पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो।
अतः सूर्योदय के साथ उषा के जादू का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराते उत्साह। इस प्रकार कवि ने हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले दृश्यों उपमानों का प्रयोग करके जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है और प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की कोशिश की गई है। सातवां पाठ देखिए, निराला जी का बादल राग। एक पंक्ति में उत्तर दो। अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा है? तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की जो आशंका है उसको कहा गया है। और ये आशंका हमेशा जो अमीर वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उसी के मन में ये बनी रहती है, क्योंकि वो तो नहीं चाहते ना कि क्रांति हो। वो तो यही चाहते हैं कि जैसा चल रहा वैसा चलता जाए, गरीब दुख पाता रहे और हम जो आराम से मजे लेते रहें। दुनिया में कौन सी चीज स्थायी नहीं है? दुनिया में सुख स्थायी नहीं है, क्योंकि सुख के बाद दुख आता ही है। असनिपात से स्थापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो कवि ने उस पूंजीपति वर्ग को संबोधित किया है जो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं और क्रांति के विरोधी हैं, उनको ऐसा कहा है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या आशय है? क्रांति की गर्जना। और छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है? शोषित वर्ग की ओर संकेत किया है, जिसमें किसान और मजदूर वर्ग हैं। कवि ने इस कविता में क्रांति दूत किसको संबोधित किया है? बादल को क्रांति दूत कहा है। कवि ने बादल राग कविता में शोषित वर्ग की तुलना किससे की है? पंख यानी कीचड़ से उसकी तुलना की है, क्योंकि क्रांति को आधार यही देते हैं। कवि ने ए विप्लव के वीर किसे कहा है? क्रांति के बादलों को कहा है। कवि ने शोषण करने वाले लोगों की अट्टालिका को किसके समान बताया है? आतंक भवन के समान बताया है। दसवां प्रश्न देखिए, कवि निराला किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावादी काव्य धारा के कवि हैं। बादल राग कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका। मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? निराला जी को। जूही की कली से ऐसा कहा जाता है। निराला जी के कोई दो काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ 4 लिखे हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब हैं। इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति से क्या आशय है? विप्लव रव क्रांति की गर्जना के लिए छोटे शब्द किसान, मजदूर और शोषित वर्ग के लिए आया है। क्रांति जब आती है तब गरीब वर्ग आशा और उम्मीद से भर जाता है एवं धनी वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत हो उठता है। क्रांति को आधार और मजबूती किसान और मजदूर ही प्रदान करते हैं। छोटे लोगों के पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है, उन्हें सिर्फ इससे लाभ होगा। क्रांति में ये वर्ग शोभा पाएगा, जबकि जो जमींदार वर्ग है, जो शोषण करने वाला वर्ग है, वो कभी नहीं चाहेगा कि क्रांति हो। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? बादलों के आगमन से प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। बादल क्रांति का भी प्रतीक है और शोषित वर्ग की आशा आकांक्षा का भी प्रतीक है। बादल जब गरज करके बरसते हैं तो प्रकृति को नया जीवन मिलता है। पृथ्वी में से पौधों का अंकुरण होने लगता है। मूसलाधार वर्षा होने से प्रकृति में सबसे पहले बड़ी बड़ी वस्तुएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे ही धराशायी होते हैं। बिजली चमकती है और कहीं कहीं बिजली गिर भी जाती है। अशनिपात से स्थापित उन्नत सतसतवीर पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो पूंजीपति वर्ग को संबोधित करके कवि कह रहा है कि जो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं, पंक्ति में पूंजीपतियों के पतन की ओर संकेत किया गया है। शोषण कर करके उन्होंने धन दौलत इकट्ठी कर ली है और बड़े बड़े भवन बना लिए हैं।
शोषित वर्ग को इस बात का अहंकार रहता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन जब क्रांति होती है तब विनाश की आशंका से धनी वर्ग भयभीत हो उठता है, वे धराशायी हो जाते हैं। प्रकृति में भी जब वज्रपात होता है तो सबसे पहले बड़ी बड़ी वस्तुएं, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे ही धराशायी होते हैं। कवि ने इस कविता में बादलों को क्रांति दूत क्यों कहा है? कवि ने उत्साह कविता में, उत्साह नहीं है यहाँ बादल, बादल कविता कर, कवि ने बादल कविता में बादलों का आह्वान करते हुए क्रांति लाने के लिए कहा है। बादल किसानों और मजदूरों के लिए आशा और उम्मीद की किरण होते हैं। बादलों का आगमन सभी के लिए हर्ष का कारण होता है। क्रांति का आगमन शोषित वर्ग के हित में होता है। जब बादल जमकर बरसते हैं तब सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर शोषित वर्ग को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुखता में भी परिवर्तन लाना संभव नहीं है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन कथन में कवि ने क्या व्यंग्य किया है? अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन कथन में ये व्यंग्य निहित है कि पूंजीपतियों के विशाल आवास कहने को तो अट्टालिकाएं हैं, परंतु वे वास्तव में आतंक फैलाने के केंद्र बनकर रह गए हैं, क्योंकि जो शोषण करते हैं वो गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, तो एक तरह से उनके मन में डर है, आतंक है। पूंजीपतियों ने शोषक बनकर किसान व मजदूर वर्ग का खूब शोषण किया है, इसी से ये बड़े बड़े भवन बन पाए हैं। इनके अत्याचारों से शोषित वर्ग भयभीत रहता है। इन गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाले पूंजीपति निर्धन वर्ग को सताते एवं आतंकित करते रहते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में निहित भाव को लिखिए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। कवि ने सांसारिक सुख पर दुख अर्थात क्रांति की छाया को तैरती बताया है। यह दुख की छाया शोषण की काली छाया है। पूंजीपतियों द्वारा किसान मजदूरों का शोषण कर धन वैभव सुख प्राप्त कर लिया जाता है। उनके जीवन में सुख तो क्षणिक है तथा क्रांति के होने पर सुख समाप्त होने का डर सदैव उनके मन में बना रहता है। कवि सुखों की अस्थिरता और दुख के यथार्थ को प्रकट करना चाहता है। बादल का स्वभाव किसान और मजदूर के लिए किस प्रकार का है? तो किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। कवि ने बादल का आह्वान क्रांति के रूप में किया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बादल राग कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिलाकर बुलाते हैं। छोटे पौधे तो उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। क्रांति के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्गों को अपने अधिकार मिलते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। केवल क्रांति से ही बदलाव हो सकेगा। जो शोषण जिनका किया जा रहा शोषित वर्ग है उनको लाभ मिल पाएगा।